मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग अब जलनी शुरू हो गई है झारखंड में। आग है 1932 खतियान की। अपना हक हम समझने लगे हैं। और अब जब कहते हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ और प्रगाढ़ और मजबूत होती है। ऐसे ही लोगों के पास हम पहुंच चुके हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, सुखदेव भगत साहब हमारे साथ हैं। सुखदेव साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 1932, हालांकि बहुत लोगों का बहुत कुछ स्टैंड है। सुखदेव भगत का स्टैंड, मैं किसी राजनेता का नहीं, मैं किसी सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं, मैं एक झारखंडी सुखदेव भगत का स्टैंड 1932 को लेकर के क्या है? भारती जी, 1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान बहुत स्पष्ट है और ये एक भावनात्मक मुद्दा है और ये हमारी अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने बड़ा आग लगनी चाहिए वाली बातें कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि छीनता हो स्वत्व और कोई तब त्याग से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विक्षीण कर देना, बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। ये जब हमारे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस और राजद को जब हमारी सरकार को जनादेश मिला है, तो हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उन शक्तियों को जिन्होंने झारखंड को चारागाह या उपनिवेश समझा है, उस उपनिवेश, इस प्रवृत्ति को, इस सोच को, इस मिथक को तोड़ने का इन्होंने एक प्रयास किया है। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये संविधान के अनुकूल है। अभी कुछ लोग जो इसके 1932 के खतियान को संविधान के प्रतिकूल मानते हैं, मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूँ कि अमूमन जनरली बातें होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं। एक पूछते हैं कल बेटा क्या खाए थे, ये एक्सरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं ताकि वो सही ढंग से डायग्नोसिस कर पाए। झारखंड जिन मुद्दों के लिए बना, उसके अगर इतने सालों में, 20 सालों में, उन मुद्दों का जो उद्देश्य का उसका क्षरण होता जा रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप शुरू से देखें जो बड़े झारखंड में क्या है। हम तो बहुत लकी हैं कि 40%, देश का 40% खनिज, चाहे आयरन हो, कोल हो, बॉक्साइट हो, यूरेनियम, ऐसे बहुत सारे, अबरक माइका हो, सब हमें मिला है। देश का 40% खनिज हमारे पास है। बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने, जैसे खनन कंपनियां की बात हम करें, सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, तो हमारे करोड़ों लोग यहाँ से विस्थापित हुए और लाखों, जिसे कहा जाए करोड़ों, लाखों एकड़ जमीन हमारी चली गई है। और क्यों गई है भाई? ये देश के विकास में हमने दिया है। और आज जब हम 1932 खतियान, जो हमारी पहचान की बात है, उसके माध्यम से कुछ हम जिसे कहते हैं न्याय देने का प्रयास करें, तो कुछ लोग तो संविधान के ये विरुद्ध में है। मैं उन्हें थोड़ा बतलाना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया कि एक आधार है आइडेंटिफाई करने के लिए स्थानीय व्यक्ति कौन होगा, स्थानीय नीति कैसे बने, उसको उन्होंने एक आधार माना 1932 के खतियान को। जब देश आज़ाद हुआ तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और उन्होंने क्या, लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषाई आधार पर, उन्होंने आधार क्या माना? भाषा को आधार माना। और भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कि मराठी बोलने के लिए महाराष्ट्र बना दिया, पंजाब बोलने का पंजाब बना दिया, उड़िया बोलने उड़ीसा बना दिया, तमिलनाडु बना दिया, तेलुगु बोलने का बना दिया। तो उन्होंने क्या कि भाषा के आधार पर उन्होंने बनाया, तो क्या संविधान के विरुद्ध है? तो अगर हेमंत सोरेन की सरकार ने अगर 1932 के खतियान को आधार बनाया, तो उसमें गलत क्या है? और जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, मैं उसी संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान का हाईएस्ट इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट की बात को मैं उद्धृत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का नागरिक हर किसी राज्य का अस्थायी निवासी नहीं हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस बात को मैं देश का जो सर्वोच्च पंचायत है, लोकसभा, वहां के द्वारा प्रकाशित समाचार मंजूषा कि जनवरी 2002 के अंक 1 के पेज नंबर 8 में भी आप इसे देख सकते हो, वहां भी इस बात को उद्धृत किया गया है, लिखा गया है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसलिए मैंने कहा है कि हर लोग, हर देश अपने उन चीज़ों को देखती है कि कैसे जो हमारे लोग, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में राज्य के, देश के हर नागरिकों को वो चाहती है कि उनका संरक्षण दे और राज्य की देश की मुख्यधारा में वो आए, और साथ ही साथ अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को भी बरकरार रखना चाहती है।
कहीं ना कहीं नेहरू जी पंचशील में इन बातों को कहा था कि अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए वो आगे लेके चलना है, देश के विकास में आना है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जो इसको विरोध कर रही है, ये मुगल सराय का नाम उन्होंने क्या किया, पंडित दीनदयाल नगर। बंबई का नाम उन्होंने अभी क्या हो गया, मुंबई हमारे हमने किया। मद्रास का नाम चेन्नई हमने किया, तिरुवनंतपुरम हमने किया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज उन्होंने किया। तो ये इसलिए किया जाता कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारा इतिहास जो रहा है, उन चीज़ों को देखने की बात है। तो मैंने इसलिए कहा कि जो लोग यहाँ से विस्थापित हो गए हैं, जिन्होंने पूरे सेक्रीफाइस किया है और जीने का नैसर्गिक अधिकार जो कहीं ना कहीं राज्य, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य है, वो उनका ये दायित्व बनता कि वो अधिकार उन्हें दें, ये नैतिक दायित्व बनता है। अब एक सवाल मेरा है, ये तो झारखंडी सुखदेव भगत की बात थी, अब कांग्रेस वाले सुखदेव भगत भी इसका कैसे समर्थन करें? निश्चित रूप से मैं एक चीज थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के 4 माननीय मंत्री हैं जिन्होंने कैबिनेट में वो हिस्सा लिया, कैबिनेट में उन्होंने समर्थन किया। एक मंत्री तो मुंह फुलाए हुए हैं अभी। मैं समझता हूँ कि वो मेरे देखिए, मैं कह रहा हूँ वो आपका इंटरप्रिटेशन है, मुंह होता उनको चोट लगी है, कुछ लगा, ऐसी बातें हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में जो पास हुआ तो उन्होंने कोई विरोध तो नहीं किया। मैं अभी आ रहा हूँ और हमारे वित्त विभाग से ये संलेख था, उन्होंने सहमति भी प्राप्त हुआ है। दूसरी बात कि जो हमारे सर्वोच्च यहाँ पे हमारे जो मुख्यालय है, प्रदेश का मुख्यालय है, हमारे माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, बन्ना गुप्ता जी, जो आप इंगित करना चाहते हैं, सारे लोगों ने जश्न मनाया, खुशी जाहिर किया, रोड में चले वो। तो मैं समझता हूँ कि किन्हीं का कोई विरोध नहीं है। एक बात और यहाँ थोड़ा कहना हम चाहेंगे, जो हमारे मित्र हैं जो बार बार संविधान की बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा वो संविधान का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन कर ले। जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, वो हमेशा मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वो आर्टिकल वो 12 से लेकर 35 तक की बात करते हैं, उन्हीं को मैं थोड़ा स्मरण करता हूँ। उसी संविधान के आर्टिकल 244(1) को भी तो स्टडी कर ले, जो 5वीं अनुसूची का जहाँ जिक्र करता है, 5th शेड्यूल की जहाँ पे बातें हुई है। 5th शेड्यूल क्या कहता है भाई, कि वहाँ के जो आदिवासियों के जो निवास करते हैं, उनके वो आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई आधार पर उनको संरक्षण आवश्यक है। गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है और वो देखे कि किसी प्रकार वो आउटनंबर्ड ना हो जाए और उनकी डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए। साथ ही साथ एक बात और थोड़ा आपको हम कहना चाहेंगे, इस राज्य में अगर कोई लोकतंत्र में विरोधाभास बहुत सामान्य सी बात है, विरोधाभास बहुत सामान्य सी बात है। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने इसको अपने तरीके से इसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि नहीं ये तो आदिवासियों का ऐसे हो जाएगा तो मूलवासियों का नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने विस्थापन की बात कही थी यहाँ पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आज 32 के खतियान से प्रभावित होने की बात करिए। मैं BCCL धनबाद की मैं थोड़ा उदाहरण में देना चाहता हूँ। इसको उदाहरण देख रहा हूँ। आपने देखा होगा यहाँ झारखंड में कोयला एवं खनन से विस्थापित, आपने देखा होगा अन्य कितने हैं, 44.9, ये 45, ये कितने प्रभावित हुए, 45%, और करीब 16% के दलित हैं, और आदिवासी कितने, 38%, मतलब 40%, मतलब 60% अन्य लोग हैं। CCL में आपने देखा कितने हैं, आप अंदाज कर कितने हैं भाई, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी क्या 60%, इधर देख लीजिए कहीं ये CCL में 60%, और इधर आप उधर BCCL, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख लीजिए, ऐसे सारे लोग हैं। तो ये और एक उदाहरण और आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए NTPC में कितने गांव गए, 40 गांव गए। इस प्रकार बहुत सारे जो गांव विस्थापित हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँ, अगर 1951 का सेंसस का आप ले तो हमारे 36% ट्राइबल लोग थे, तो 64% हमारे जनरल लोग जो क्या मूलवासी हैं, हर वर्ग के लोग। तो जिसको हम सदान कहते हैं, जिसको हम मूलवासी कहते हैं, वो लोग इतने सफरर हैं। अगर आज हम उन सबके लोग, अगर हेमंत सोरेन जी ने, जिनके कारण आज झारखंड बना, उनको अगर हक देने की बात थोड़ी आ रही है, उनको थोड़ा सा अगर हम कोई कहीं भी उनको सहयोग करने की बातें आ रही है, तो मैं समझता हूँ विरोध कतई उचित नहीं है। एक सवाल मतलब मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि सुखदेव भगत जी मतलब थोड़ा लेट से एक्शन में आया, या मतलब चूंकि 1932 का जैसे ही कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद से तमाम रिएक्शंस आने चालू हो गए। मैंने देखा जिस समर्थन करना था उसने समर्थन किया, जिसको विरोध करना था उसने विरोध किया। 2 बातें आई। एक पहली बात यह आई कि इस बार का ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में सुखदेव भगत जी का जो क्षेत्र है, मैं सिमडेगा की बात करूं, लोहरदगा की बात करूं, गुमला की बात करूं, इन क्षेत्रों से जो 1932 को लेकर के आवाज़ उठनी चाहिए थे,
वो आवाज़ उतनी तेज़ उठी नहीं, या आवाज़ उठी तो वो यहाँ तक पहुँची नहीं, मतलब किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? निश्चित रूप से मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, ये आवाज़ यहाँ तक पहुँची नहीं कल है, या इसके पहले भी लगातार ये आवाज़ उठी है, और हम लोग जिसको नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा समर्थन करते रहे। लेकिन अभी निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आई, जैसे आपके क्षेत्र में जो बोकारो की बात करें, उस साइड करें, इधर कहीं है, लगातार ये बातें आई हैं। और अभी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमेशा समर्थन में रहा है, इसमें कहीं इब्बट की बात नहीं है। और पार्टी लाइन से हट के भी, जैसे कहता आम लोग भी, जो सामाजिक संगठन लोग इसका समर्थन किए हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जहाँ आपने कहा थोड़ा लेट रिएक्शन, मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं प्रशासनिक सेवा में भी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उन संलेख को देखूँ, और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के साथ जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, और सर्वोच्च पद में यहाँ स्टेट का मैं प्रदेश अध्यक्ष में रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ उन सारी चीज़ों को बिंदुवार मैं थोड़ा एक बार गहन अध्ययन भी कर लूँ। साथ ही साथ हमारे उन चीज़ों को देखते हुए हमारे प्रभारी महोदय भी आए थे, मैं सारी चीज़ों को मैंने देखते हुए कि भाई हम स्पष्ट रूप से, प्रभारी का इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? नहीं, प्रभारी जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 32 के खतियान का हमें समर्थन करना है, कहीं इसमें इब्बट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। और मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, एक बात और स्पष्ट करना चाहूँ कि जो बातें आई हैं, थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि मतों की विभिन्नता, इसकी खूबसूरती के अलग अलग मतों को लोग है, उसके बाद उसका हम सम्मान करते हैं। तो एक कुल्हान से बातें आई हैं, क्योंकि हमारे सम्मानित सांसद हैं आदरणीय गीता कोड़ा जी, हमारे सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मधु कोड़ा जी, कुछ बातें आई हैं सर्वे के बारे। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैं यहाँ सिंहभूम का मैं आपको पता है, कैडेस्ट्रल सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर कोई भी सरकार जो है वो फिर रिविजनल सर्वे अपना लागू करती है, वो अपडेट करने के लिए। आपने देखा कि इस सिंहभूम दालभूम 1906 1911 ये कैडेस्ट्रल सर्वे है। वेस्ट सिंहभूम में 1897 फर्स्ट डिविजनल सर्वे कब है? 1934 और 1913 लगातार चली है और आज चल रही है। बेस यही है। और संलेख में थोड़ा सा सरकार का संलेख नहीं बताना मैं चाहूँगा, जो सरकार इन्होंने संलेख दिया कैबिनेट से, उसमें भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो 32 के पूर्वजों को नाम जहां पर भी है, आपने देखा होगा, थोड़ा क्लियर नहीं है, 1932 का पूर्व सर्वे खतियान में दर्ज हो, बहुत स्पष्ट कहा है। तो ये संशय की स्थिति नहीं होनी नहीं चाहिए और कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट कहा है उन्होंने। एक दूसरी बात, एक ग्राम सभा, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं। पंच परमेश्वर की बात, अगर प्रेमचंद की बात है, पंच परमेश्वर, तो जो पंचों की राय होगी, गांव वाले बताएंगे, और गांव वाले झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सीधे साधे है। भारत के आत्मा गांवों में बसती है, वो कहेंगे कि भाई इनकी रीति रिवाज क्या है, इनके पूर्वज क्या थे, वो बहुत स्पष्ट से बोलते हैं, बड़े हृदय के मालिक, वो झूठ नहीं करेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बात और करते हैं, मैंने कहा कि गांधीवादी देश में जब भी निर्णय होगा समस्या का समाधान गांधीवादी तरीके से होगा, ये कोई गोडसे के तरीके से नहीं होगा, एक स्पष्ट। दूसरी बात, माँ बाप के माध्यम से बहुत स्पष्टता से मैंने कहा, आपने देखा होगा कि हजारों लाखों एकड़ जमीन हमने देश के विकास में सहयोग दिया है। और आज डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और डेमोग्राफी चेंज होने के बाद आप कहेंगे कि हम ऐसे हैं, हमारी संख्या ऐसे है, तो जिसके साथ अन्याय हो उसे आप न्याय दोगे कि आप उसे अन्यायी साबित करोगे? तो ये तो गलत है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मकान मालिक से किराएदार ज़्यादा समर्थवान हो सकता है, ज़्यादा सक्षम हो सकता है, ज़्यादा धनवान हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं कि वो मकान मालिक हो जाए। माइट इज राइट, ये नहीं चलता है, जंगल का लॉ है। यहाँ पर हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, गांधी के देश में रहते हैं, हम जमहूरियत में विश्वास करते हैं, जो संविधान सम्मत है, जो विधि सम्मत है, उसमें हम विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हम विपक्षियों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंडी जो प्रजातंत्र है जन भावनाओं से चलती है, वो फाइलों से नहीं चलती है, तो जन भावनाओं का कदर करें। और अभी ये तो अधिनियम आना है विधानसभा में, जब अधिनियम विधानसभा में आना है तो हमारे 3.25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि 81 विधायक, माननीय विधायक हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, उन चीज़ों को विधानसभा में अपनी बातों को रख सकते हैं, वो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ ऐड करा सकते हैं, बहुत कुछ ऐड करा सकते हैं। तो काजी जी दुबले के शहर के अंदेशे से तो कुल मिला करके देखिए, ऐसा है कि हम जंगली लोग हैं। अब आप बोलिएगा जंगली क्यों?
भाई जल जंगल जमीन ही हमने हासिल किया है आज तक। हमारा हासिल जो है वो जल जंगल जमीन है। आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मानते होंगे कि जंगली वो होते हैं जो इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते, लेकिन हम तो क्या करें, हमारी पैदाइश ही यही है, हमारा अस्तित्व ही जल जंगल जमीन है। तो इसको जल जंगल जमीन में कहीं ना कहीं इसके बेस में जाइएगा तो 1932 है, और 1932 के हर पॉइंट को बहुत भली भांति हमें सुखदेव भगत साहब ने समझाया। उम्मीद है कि जो बातें यहाँ से उठी हैं वो बातें वहाँ तक पहुँचेंगी जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए। जोहार, नमस्कार।